आज का हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया एटीपी फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। कहाँ पे टेक प्लेस करता है? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन को। ये तो रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। पाथवे जो फॉलो होता है हमको ETC साइकिल कहते हैं। ETC साइकिल पढ़ें उससे पहले हम दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है? RQ किसे कहते हैं? RQ का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved to volume of O2 consumed। कि आप अगर कह रहे हो कि आप सोच लो कि आपने 100 ऑक्सीजन कंज्यूम किए तो उसके अगेंस्ट एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट में कितना CO2 जनरेट हुआ है। अगर आप 100 ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई है। मोटा मोटा ये सब चीज़। अगर मैं लेती हूँ सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, तो बताइए कितनी CO2 बनती है। हमने कहा C6H12O6। अगर मैं ग्लूकोज ले रही हूँ सबसे स्मॉलेस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है आपके, तो कितने CO2 बनता है? कितने कार्बन है हमारे पास? 6, तो 6 CO2 बने। मीन्स जितनी ऑक्सीजन यूज़ हुई है उतने ही मॉलिक्यूल CO2 बनी है। मीन्स 6 CO2 जो बने हैं डिवाइडेड बाय 6 ऑक्सीजन यूज, तो ओवरऑल रेस्पिरेटरी क्वोशंट कितना आया? 1। ऐसे ही हम फैट का देखेंगे, ऐसे ही प्रोटीन का देखेंगे। फैट और प्रोटीन में आपकी जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट रहती है वो 1.7 रहती है। 1.7 मीन्स ऑक्सीजन कंज्यूम तो ज़्यादा होती है पर उसके अगेंस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कम बनता है। जैसे आप ले लीजिए स्टेरिक एसिड, 8 कार्बन होते हैं इसमें, प्लस 16 O2 यूज़ करके हमारे पास जो 18 कार्बन एसिड है, इसमें 16 मीन्स दुगने तो ऑक्सीजन यूज़ होती है। CO2 तो 18 ही बने, तो ये लगभग 0.7 के करीब इसका रेस्पिरेटरी क्वोशंट रहता है। प्रोटीन के केस में ये 0.5 से 0.9 डिपेंडिंग कौन सा अमाइनो एसिड है, इस रेंज में रहता है। अगर ऑर्गेनिक एसिड है, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कितना? मोर देन 1। कि जैसे आपका मैलिक एसिड हो गया, उसमें 4 कार्बन है प्लस 3 O2, कितना बनाएगा? 4 CO2 प्लस 3 H2। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रहे हैं इन रिलेशन टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को ही अगर मैं उसका ब्रेक डाउन करूँ बट इनकम्प्लीट, मीन्स सारे कार्बन निकले नहीं। इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो गया मीन्स आप देखो C6H12O6 प्लस 2 कार्बन 2 ग्लूकोज ले लिया इन 3 O2, मीन्स मैं इनकम्प्लीट
ऑक्सीडेशन कब होता है? जब आप ऐसे कंडीशन में रखिए जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर सफिशिएंट नहीं हो कि कंपाउंड पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए। तो क्या बन जाएगा? C4H6O5 कंपाउंड बन जाएगा। मीन CO2 तो निकला नहीं, पर कंपाउंड जो बड़ा था वो एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया 4 कार्बन कंपाउंड में। तो CO2 तो निकला ही नहीं, CO2 तो 0 था, पर ऑक्सीजन 3 यूज़ हो गए। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन तब होता है तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट 0 होता है। अब एन एरोबिक कंडीशन का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या होगा? CO2 तो बन रही है लेकिन ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो जब डिनोमिनेटर में 0 हो तो रिजल्ट क्या होता है? इन्फिनिटी। एक तो ये टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब TCA साइकिल देखा था उसका एंड में मैंने आपको समरी बताई थी कि कितनी ATP बन रही है हमारी। अगर मैं एक ग्लूकोज लेती हूँ तो उससे हमारी कितनी एनर्जी बन रही थी? 32 ATPs बन रही थी। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी, कि इस रिएक्शन को, इस पूरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हमने किया है तो कितनी एफिशिएंटली ये हुआ है, कितनी एफिशिएंटली यहाँ से यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। एक ग्लूकोज में 686 किलो कैलोरीज होती है पर मोल की बात कर रही हूँ। एक ATP में समथिंग 7.2 किलो कैलोरीज होती है पर मोल। हमारे पास 32 है या हम 30 भी मानते हैं, 30 ATPs हो गई। तो अगर 32 इंटू 7.2 करो तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 230 के अप्रॉक्स कुछ वैल्यू बनती है। तो 230 किलो कैलोरीज पर मोल मुझे मिल रहा है। एक ग्लूकोज जो 686 किलो कैलोरीज अपने में रखता है, उससे जो कंपाउंड बना है वो सिर्फ 230 किलो कैलोरीज मुझे दे रहा है। तो एनर्जी कितनी एफिशिएंटली ट्रांसफ़र हुए? ओनली 30 to 40% ही एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंटली। कितनी अच्छे से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है? ओनली 30 to 40%। ये अब हम मेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन देख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कहाँ पे प्लेस करिए? माइटोकॉन्ड्रिया पे। कहाँ पे? इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इसको हम ETC साइकिल भी कहेंगे। ETC साइकिल में 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तो हो गए ETC प्लस ATP सिंथेसिस। ये दोनों मिल के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहता है। ETC में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और H+ आयन जो NADH अपने मैट्रिक्स में बने थे ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल और लिंकिंग स्टेप में जो NADH बने थे, वो अपना इलेक्ट्रॉन तो इन कॉम्प्लेक्स को लूज़ कर देता है और H+ आयन इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाता है। यहाँ पे NADH फर्स्ट कॉम्प्लेक्स पे ही लूज़ करता है, सेकंड में FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन और H+ आयन लूज़ करता है। इन कॉम्प्लेक्स के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन पास होता है, यहाँ पे H+ आयन एक्यूमुलेट होता रहता है और यहाँ पे आपका होता है F0 F1 कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीसोम या ATP सिंथेटेस।
H प्लस आयन, यहाँ पे H प्लस आयन की कंसनट्रेशन हाई है, वो डाउन द ग्रेडियंट इस कॉम्प्लेक्स से जाते हैं और इसको स्पिन करते हैं। ADP plus inorganic phosphate, the energy generated during downhill movement of H plus ion बना देता है ATP। ये H प्लस आयन जब मैट्रिक्स में आता है, लास्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज ऑक्सीडेज, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में H प्लस आयन की प्रेजेंस में H2O बनाता है। ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 2 स्टेप आता है, एक ATC साइकिल और ATP सिंथेसिस। ATC में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है प्लस एक H प्लस आयन का ग्रेडियंट जनरेट होता है, केमिकल ग्रेडियंट बनता है। ये केमिकल ग्रेडियंट रन करता है ATP सिंथेसिस को, ATP फॉर्मेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन और H प्लस आयन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में आ गए, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर वो H2O बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ETC इज कपल्ड विथ ATP सिंथेस, क्योंकि ETC ही ऐसी कंडीशन बनाता है जो ATP सिंथेस को रन करेगी। उस ETC के बिना ATP सिंथेस चल ही नहीं सकता। तो हम पहले ETC पढ़ लेते, फिर ATP सिंथेस के बारे में पढ़ेंगे। ETC is the site for respiration। रेस्पिरेशन में हम क्या कहते हैं? ATP synthesis while using O2 and producing CO2। Respiration is the process by which we take in oxygen, produce ATP, give out carbon dioxide। तो ये respiration, ATP synthesis, O2, ये सब कहाँ काम आ रहे हैं? ETC साइकिल में। कहाँ टेक प्लेस कर रहा है? इन अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये तो यूकैरियोट के केस में। बैक्टीरिया में मैंने मीसोसोम बताया था आपको, वो कहाँ पे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ये प्रोकैरियोट के साथ। इसमें 4 मेजर कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 उसका नाम है NADH रिडक्टेस। सेकंड कॉमन एंजाइम है किसके बीच में? ETC और आपके क्रेब्स साइकिल में। नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। थर्ड साइटोक्रोम रिडक्टेस और लास्ट होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के जो आप कोएंजाइम देख लीजिए। कोएंजाइम कौन है? FES FMN। कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो L शेप में होता है। FMN इलेक्ट्रॉन और लेता है NADH से, उसको देता है FES को, और FES फर्दर इसको ट्रांसफ़र करता है कैरियर को, इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जिसका नाम होता है यूबिक्यूनॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और ये ट्रांसफ़र करता है 4H प्लस आयन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। तो हम कहेंगे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो NADH है वो L शेप में है। इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH टू द कोएंजाइम दैट इज यूबिक्यूनॉन। कोएंजाइम या इलेक्ट्रॉन कैरियर कह सकते हैं आपको, वाया FES क्लस्टर्स। इट ट्रांसलोकेट्स 4H प्लस आयन टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। दूसरा आ जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। एक चीज़ आप याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 ये तीनों के तीनों ट्रांस मेम्ब्रेन है। मीन्स
ये इनर मेम्ब्रेन के थ्रू रन होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, आर पार निकलता है, जबकि कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करता। तो ये H+ आयन को तो भेज ही नहीं सकता, इट डज नॉट ट्रांसफ़र या ट्रांसलोकेट प्रोटॉन्स, क्योंकि ये ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये FADH2 से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसको FAD में कन्वर्ट कर देगा। इसके कोएंजाइम्स कौन कौन से हैं? FAD और FES। FAD इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, FES क्लस्टर को देता है, और FES क्लस्टर इन इलेक्ट्रॉन को उसी यूबिक्विनोन कैरियर को ट्रांसफ़र कर देता है। यूबिक्विनोन इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स 3 पे, जो क्या है? साइटोक्रोम C रिडक्टेस। साइटोक्रोम C रिडक्टेस के कोएंजाइम कौन है? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और FES क्लस्टर्स। ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 इनसे इलेक्ट्रॉन लेके और H+ आयन को, जो भी मैट्रिक्स में है उन 4 H+ आयन को ये भी ट्रांसफ़र करता है। इन इलेक्ट्रॉन को फर्दर एक कैरियर को देता है जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C, सिर्फ साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम C के बारे में आप दिस इज़ अगेन अ कैरियर, 1-2 चीज़ें याद रखिए जो पूछी जाती है। इट्स अ मोबाइल प्रोटीन, मीन्स ये हिल सकता है। सेकेंडली, ये मार्कर है फॉर एपोप्टोसिस। अगर ये साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो ये एक सिग्नल होता है कि अब इस सेल को मरना पड़ेगा। सो इट्स एक्चुअली अ मार्कर फॉर एपोप्टोसिस। ये आप एक याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करेंगे? कॉम्प्लेक्स 4 को, जो क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के कोएंजाइम कौन कौन से हैं? आप इनको थोड़ा सा हटा दो। ये हो गया, यहाँ से ये साइटोक्रोम C। 3rd कॉम्प्लेक्स क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसके कोएंजाइम कौन है? साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A3, ये इसके कोएंजाइम्स हैं। ऑक्सीडेज मीन्स ऑक्सीजन आता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, H+ आयन्स, ये खुद भी 2 H+ आयन को भेजता है, पर जो H+ आयन ATPase के थ्रू डाउन हिल आते हैं वो H+ आयन आके क्या बनाते हैं? H2O। तो आप कह सकते हो द फाइनल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज वाटर। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था NAD, अपना इलेक्ट्रॉन और H+ आयन दे देता है और NAD में कन्वर्ट होता है। 4 H+ आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास जाता है। सेकंड कॉम्प्लेक्स FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेके यूबिक्विनोन को देगा। ये H+ आयन ट्रांसफ़र नहीं करता क्योंकि ये ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है। यूबिक्विनोन 3rd कॉम्प्लेक्स दैट इज साइटोक्रोम C रिडक्टेस को देता है। ये रिडक्टेस खुद 4 H+ आयन को ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है और इलेक्ट्रॉन को फर्दर एक कैरियर को पास करता है जो है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम्स की मार्कर है एपोप्टोसिस का, अगर वो साइटोप्लाज्मा में चला जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन पास करता है 4th कॉम्प्लेक्स को जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज फाइनली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन में, विच गेट रिड्यूस टू H2O। ठीक है। अब आपको मैंने जब TCA समझा रही तब हमने कहा था एक NADH से कितने 2.5 ATP बनते हैं। कैसे बनते हैं? NADH 10H+ आयन को ATP सिंथेसिस के लिए ऊपर भेजता है, पर उसको खुद को
वो 4H+ आयन यूज़ कर लेता है। मीन्स आप ये सोच लीजिए, चलिए ये आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप ये सोच लीजिए 10H+ आयन्स अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो 4H+ आयन वो कंज्यूम भी करता है, तो ओवरऑल वो 2.5 ATP जनरेशन के लिए देता है। मीन्स एक ATP बनने के लिए कम से कम 4H+ आयन की नीड होती है। अब यूँ देखो, एक ATP बनने के लिए 4H+ आयन चाहिए होता है। NADH टोटली जब एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो NADH इलेक्ट्रॉन देता है तो वो 10H+ आयन को ट्रांसफ़र करता है, मीन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है। तो आप इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दो, मीन्स एक ATP को 4 चाहिए, तो इसमें से कितनी ATP बनेगी? 2.5। FADH कितनों को ट्रांसफ़र करता है? H+ आयन को। 6H+ आयन को ट्रांसफ़र करता है, तो एक ATP तो कितनी ATP बनेगी? 1.5। बस इतना सिंपली आप याद रखिए। NADH 10 को ट्रांसफ़र करता है, एक ATP बनने के लिए 4H+ आयन चाहिए, ओवरऑल 2.5 बन गए एक NAD से। एक FAD 6 आयन को ट्रांसफ़र करता है, एक के लिए 4 चाहिए, तो ओवर 1.5 बनता है। सिंपल याद रखिए। अब कुछ इनहिबिटर ना, ETC के इनहिबिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ETC इनहिबिटर ये कॉम्प्लेक्स 1, 2, 2, 3 and 4। कॉम्प्लेक्स 1 के इनहिबिटर है रोटिनॉन, अमाइटेल एंड बारबिटूरेट। ये 3 तो आपको याद करने पड़ेंगे, कॉमन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। रोटिनॉन, अमाइटेल, बारबिटूरेट, अगर ये पॉइजनिंग होती है तो ये कॉम्प्लेक्स 1 को ब्लॉक कर देता है। सेकंड को करते हैं मैलोनेट। ये एंजाइम टॉपिक पे मैंने इनहिबिटर्स में इसका एग्जाम्पल ले रखा है, आप वहाँ पे देखिएगा। थर्ड कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कौन करते हैं? एंटीमाइसिन ए, ब्रिटिश एंटी लेवेसाइट, ये 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं। और एक और कर दीजिए, डीमरकैप्रोल। फर्स्ट को कर रहा है रोटिनॉन, अमाइटेल, बारबिटूरेट, ये 3 करते हैं। सेकंड को मेलोनेट, थर्ड को एंटीमाइसिन ए, ब्रिटिश एंटी लेवेसाइट और डाइमरकैप्रोल। फोर्थ को करते हैं साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इन कॉम्प्लेक्सेस को ब्लॉक करता है। अब ATP सिंथेस इनहिबिटर, उसका भी आप देख लीजिए, उसका इनहिबिटर कौन है। मैं इधर लिख रही हूँ ATP सिंथेटेस इनहिबिटर। ATP सिंथेटेस को आप और किस नाम से जाता है? ऑक्सीसोम। तो इसका इनहिबिटर कौन हो गया? ओलिगोमाइसिन। ओ से याद रख लीजिएगा, ऑक्सीसोम, और इसका इनहिबिटर है ओलिगोमाइसिन। ये इसको इनहिबिट करता है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट होता है इसका F0, उसको ब्लॉक कर देता है। तो H+ आयन डाउन हिल जाएंगे नहीं, F1 रोटेट नहीं करेगा और ATP फॉर्मेशन नहीं होता। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ETC और ATP सिंथेटेस एंजाइम कपल्ड है। अनकपलर्स फॉर हम क्या देख रहे हैं? अनकपलर्स क्या करते हैं? इस कपलिंग को, ETC और ATP सिंथेसिस को
अलग अलग कर देते हैं। वो क्या करते हैं, एटीपी तो रन होने देते पर एटीपी सिंथेसिस नहीं होने देते। अनकपलर फॉर एग्जांपल 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। डाइनाइट्रोफिनॉल क्या करता है, एटीपी रन होने देगा, एटीपी सिंथेसिस नहीं होने। तो जो एनर्जी जनरेट हुई है उसका क्या होता है, उसकी बनती है हीट, जिसको हम ब्राउन हीट कहते हैं। एटीपी सिंथेसिस नहीं होती, ईटीसी में जो एनर्जी जनरेट होती है उसका क्या बनाता है, हीट बनाता है। ये अनकपलर का काम है। अब प्लांट के केस में उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा कि अगर रोटिनॉन, अमाइटिल या बार्बिटरेट की वजह से, स्पेशली रोटिनॉन, ये प्लांट्स की केस की बात करूँ मैं, प्लांट के केस में अगर रोटिनॉन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देता है तो उनके पास एक और कॉम्प्लेक्स है, रोटिनॉन इनसेंसिटिव डिहाइड्रोजिनेस करके। रोटिनॉन इनसेंसिटिव मीन्स अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को आपने बंद कर दिया तो एक अल्टरनेटिव NADH डिहाइड्रोजिनेस है जो इनसेंसिटिव है रोटिनॉन के लिए, वो प्रेजेंट है। ये क्या करता है, NADH से इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा पर ये H+ आयन ट्रांसफ़र नहीं करता, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स 2 की तरह ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है। तो NADH अपना इलेक्ट्रॉन तो इसे दे देंगे पर H+ आयन मूव नहीं होता, ये तो अपने ऑक्सीडाइज हो जाता है, NAD में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन फिर यूबिक्विनॉन के पास भी चला जाएगा, लेकिन H+ आयन ट्रांसफ़र नहीं होता है क्योंकि ये ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये प्लांट के पास पहले कॉम्प्लेक्स अगर रोटिनॉन इनहिबिट करता है तो उसका अल्टरनेटिव है उनके पास। अगर फोर्थ कॉम्प्लेक्स को साइनाइड ब्लॉक कर दे तो उसके लिए भी साइनाइड रेजिस्टेंट ऑक्सीडेज पड़ा है इनके पास, या इनसेंसिटिव ऑक्सीडेज है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, H+ आयन लेता है और H2O बना देता है और थोड़ी हीट भी बनाता है। तो लिटिल अमाउंट ऑफ हीट एंड ATP इज फॉर्म्ड। अब इस साइनाइड रेजिस्टेंट ऑक्सीडेज का भी एक इनहिबिटर है, दिस अल्टरनेट ऑक्सीडेज इज इनहिबिटेड मीन्स पहला तो जो मेन कॉम्प्लेक्स है उसको तो साइनाइड अगर इनहिबिट कर दे तो आपके पास एक अल्टरनेट ऑक्सीडेज है, पर इस अल्टरनेट ऑक्सीडेज का भी एक इनहिबिटर है जिसको SHAM शैम कहते हैं, मीन्स सैलिसिल हाइड्रोक्सिमिक एसिड। शैम से याद रखना कि पहला कॉम्प्लेक्स तो बर्बाद हो गया, हमने अल्टरनेट ऑक्सीडेज बनाया, उस अल्टरनेट ऑक्सीडेज को भी शैम ने स्वाहा कर दिया, दैट इज सैलिसिल, मैंने गलत लिख दिया स्पेलिंग, इट इज नहीं सैलिसिल ही होगा, सैलिसिलिक तो एसिड हो जाता है, सैलिसिल हाइड्रोक्साइड एसिड, ये इसको ब्लॉक कर देता है। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो भी ख़त्म कर ही देते हैं, वो हो गया ATP सिंथेस, जिसको आप ऑक्सीसोम, जिसके दूसरे नाम ऑक्सीसोम, F0, F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। अब F क्यों नाम रखा, ये कई बार मुझसे पूछ लेते हैं, क्योंकि इसके साइंटिस्ट, सारी चीज़ें जो है वो साइंटिस्ट के पीछे ही है। इनके साइंटिस्ट जिसने ये डिस्कवर किया था उनका नाम था
फर्नांडिस मोरेन, इन्होंने सन 1964 के इर्द गिर्द ऑक्सीजोन को फाइंड आउट किया था। फर्नांडिस के एफ की वजह से इसको F0 F1 कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? इसको तो हम कहते हैं F0 और इसको F1 पार्टिकल। F1 क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक है, दिस इज द एक्सपोज्ड पार्ट। ये असल में ATP सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके जो सब यूनिट है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये रोटेट करते हैं। और चलिए वो मैं आपको डिटेल में थोड़ा बेसिक समझाती हूँ, इससे ज़्यादा आपकी नीड नहीं है। और F0 है वो हाइड्रोफोबिक है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, चैनल की तरह काम करता है। इसके अंदर से H+ आयन डाउन द हिल आता है। यहाँ का सब यूनिट B कैटालिटिक एक्टिविटी करता है। सब यूनिट B, इन सब के लगभग तीन सब यूनिट होते हैं। हाँ, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। ये हो गया सब यूनिट B, ये दूसरा वाला B, ये तीसरा। यहाँ पे क्या होता है? ATP आता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है, ये ओपन होता है। इसमें से एक की एफिनिटी होती है, इनकी लिटिल एफिनिटी होती है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए। यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स 2, इसकी हाई एफिनिटी होती है तो इसको ये टाइटली बाउंड करता है। यहाँ पे तो लूजली बाउंड थे, यहाँ पे टाइट हो गए। यहाँ पे ये एंटर किए, सेकंड में ये लूजली एसोसिएट रहे, थर्ड में ये टाइटली एसोसिएट होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और ATP फॉर्मेशन हो जाता है। और फर्स्ट स्टेप ये तो सब के लिए ओपन है, यहाँ से ATP रिलीज हो जाता है। और इसको रोटेट कौन करता है? H+ आयन। 3H+ आयन की नीड होती है टू टर्न एंड सिंथेसाइज 1 ATP, और एक इनको ओवरऑल चाहिए ही होता है। एक 3H+ आयन की नीड होती है इसको रोटेट करने के लिए। हमने तो कहा था कि एक ATP को फॉर्म करने के लिए 4 H+ आयन की नीड होती है। तो एक H+ आयन किस काम आता है? एक H+ आयन एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट को इंपोर्ट करने के लिए काम आता है। 3 तो काम आता है क्योंकि इन 3 सब यूनिट्स को रोटेट करना होता है। एक में तो वो आता है, एक में लूजली बाउंड होता है, एक में टाइटली बाउंड होता है, ATP फॉर्म होता है, ATP निकलता है। तो इसको रोटेट करने के लिए तो 3H+ आयन चाहिए, पर जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा उसमें एक H+ आयन चाहिएगा। ओवरऑल एक ATP को फॉर्म करने के लिए 4H+ आयन की नीड होती है। और इसको ATP सिंथेसिस मैकेनिज्म का नाम होता है एक, उसको हम फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म कहते हैं। पॉल बोयर ने ये दिया था। इसका था कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ सब यूनिट देयर इज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन ATP सिंथेसिस which causes synthesis of ATP by कौन सा कॉम्प्लेक्स? बीटा सब यूनिट। कॉम्प्लेक्स 1 ओपन स्टेट में होता है, लो एफिनिटी होती है सबके लिए, ADP प्लस इनऑर्गेनिक हो गया या ATP के लिए। सेकंड वाले में हाई एफिनिटी होती है लेकिन वो लूजली बाउंड होते हैं। थर्ड में टाइटली बाउंड होता है, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साथ में आता है और ATP सिंथेसिस होता है ड्यू टू कंडेंसेशन। 3H+ आयन इस पूरे कॉम्प्लेक्स को रोटेट करता है, एक H+ आयन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लाता है और 4H+ आयन से इस तरीके से एक ATP सिंथेसिस होता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।